हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही। तो आज हम लोग क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक चैप्टर करने वाले हैं। क्लास 12, ठीक है, क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक चैप्टर करने वाले, या फिर आप समझ सकते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट क्या है? रूरल मतलब कि पिछड़े इलाके, आप बोल सकते हैं गाँव का विकास। ठीक है, तो हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा गांव है। ठीक है, और गांव का विकास करना बहुत जरूरी है। गांव के लोग सबसे ज्यादा किस पे डिपेंडेंट होते हैं? आपसे एक सवाल है, गांव के जो लोग हैं अपनी आजीविका के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए सबसे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं कृषि पे। ठीक है, तो गांव का विकास मतलब बहुत सारी चीजों का विकास करना पड़ता है। गांव की जो सड़कें हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे कृषि का विकास करना होगा, एग्रीकल्चर का, वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स का विकास करना होगा, वहाँ पर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना होगा, एजुकेशन प्रोवाइड करना होगा। तो गांव का विकास मतलब ओवरऑल बहुत कुछ का विकास करना होता है। ठीक है, तो गांव का विकास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो भारत देश है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही गांव हैं और सारे गाँव का विकास करना ही ज़रूरी। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या? रूरल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज। ठीक है, तो अगर हम बात करें रूरल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे क्या होगा? रूरल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो मैंने बताया कि रूरल डेवलपमेंट मतलब कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन हमारे जो गांव पे रहते हैं, विलेज पे रहते हैं, उनका डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि जनरेट अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। जो विलेज के जो पीपल होते हैं वो मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, मोस्टली लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो उनका जो लाइवलीहुड है उसका और भी उनको और भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना होगा, उन्हें और भी लाइवलीहुड के दूसरे तरीकों पे दूसरे अपॉर्चुनिटी पे जाना होगा, क्योंकि एक से काम नहीं चल रहा है। तो जनरेट अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, साथ ही वहाँ पे एजुकेशन और लाइवलीहुड के लिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट, साथ ही हेल्थ फैसिलिटी भी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, आपके जो वहाँ पे लाइवलीहुड का बस एक ही तरीका है, वो है एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे क्या करना होगा? जनरेट करना होगा अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब लाइवलीहुड के और भी तरीके, और भी सोर्स आपको जनरेट करने होंगे। ठीक है, जैसे कि लाइवलीहुड के लिए सिर्फ वहाँ पे लोग खेती पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें थोड़ा सा एनिमल हस्बेंड्री और फिर दूसरे जैसे कि हॉर्टिकल्चर, अलग अलग जगह पे और भी डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है, ताकि उनका इनकम बढ़े, सोर्स ऑफ इनकम बढ़े और उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और भी उनका मतलब साथ साथ बहुत सारी चीज़ें विकास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने बोला रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरिया में जो भी लोग रहते हैं, गांव में जो भी लोग रहते हैं, मोस्टली डिपेंडेंट होते हैं एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो ये जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, पर एग्रीकल्चर क्या बिना मनी के पॉसिबल है? नहीं है। तो रूरल डेवलपमेंट का एक मेजर पार्ट है एग्रीकल्चर का, बोल सकते हैं रूरल डेवलपमेंट है। रूरल का जितना पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, और एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है मनी पे। अब मनी कहाँ से आएगा? तो मनी की बहुत सारे सोर्सेस हैं। तो पहला मैंने देखा कि मनी के अगर कोई भी किसान खेती करता है, उसे पैसे चाहिए। पैसे उधार लेने के दो सोर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सोर्स होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स मतलब कि वो जो क्रेडिट है वो किससे लेगा? नॉन इंस्टीट्यूशनल वो ले सकता है अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, जमींदार से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा लैंडलॉर्ड से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, ट्रेडर से। तो ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, यहाँ पे क्या होगा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो।
ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो जो किसान है वो कर्ज इसी इंटरेस्ट के बोझ तले दब के मर जाएगा। तो उसके पास अगर वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में जाता है तो उसको भारी नुकसान होने वाला है, किसान कर्ज के तले वो दब के मर जाएगा। तो उसको अगर वो इसका दूसरा सोर्स है उधर अगर वो जाता है जैसे कि इंस्टीट्यूशनल सोर्स, तो उसको यहाँ पे बहुत सारे स्कोप मिलेंगे। जैसे कि फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल सोर्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने लिए हैं 5 पॉइंट्स। जैसे कि फर्स्ट है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में क्या होता है कि बहुत सारे किसान साथ मिलके काम करते हैं, साथ मिलके फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स है ये क्रेडिट तो प्रोवाइड करता ही है, साथ साथ गाइडलाइन भी देता है, ठीक है। तो मतलब कि फार्मिंग कैसे करना है, कौन से सोर्स बेटर होंगे उसके गाइडलाइंस भी मिलेंगे, साथ साथ उन्हें क्रेडिट भी मिलेगा। तो फर्स्ट क्या है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जहाँ पे किसान साथ मिलके काम करते, फार्मर साथ मिलके काम करते और फाइनेंशियल एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन वो ले सकते, ठीक है। इसके अलावा है कॉमर्शियल बैंक्स, जैसे कि बहुत सारे बैंक्स आ जाते हैं, पीएनबी है, बैंक ऑफ इंडिया है बहुत सारे बैंक है, एसबीआई है। तो ये सारे कॉमर्शियल बैंक भी लोन देते हैं, ठीक है। और बहुत सारी पॉलिसी भी निकालते हैं फार्मर के इन्हांसमेंट के लिए, ठीक है, इंकरेजमेंट के लिए। इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक, जो कि रूरल एरियाज में उन्हें लोन मिलता है, क्रेडिट मिलता है, ठीक है, जो भी रूरल एरियाज हैं उनके लिए एक रीजनल रूरल बैंक। इसके अलावा है नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो कि आपका आया है 1982 में, ठीक है। कब आया है, 1982 में, ठीक है। तो ये भी जो क्रेडिट है, जो लोन है, उससे रिगार्डिंग ये पॉलिसीज बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं। साथ ही जो ये नाबार्ड है ये क्रेडिट भी देते हैं, ये एक अपेक्स बॉडी है, ठीक है, जो कि रूरल का डेवलपमेंट भी करते हैं, रूरल को क्रेडिट भी देते हैं, रूरल एरियाज में क्रेडिट भी देते हैं, साथ में फार्मर्स को क्रेडिट भी देते हैं, साथ में उनकी डेवलपमेंट पे भी फोकस करते हैं, ठीक है। इसके बाद है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, जिसको बोलते हैं SHG। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, SHG। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं रूरल एरियाज में जिनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत सारा एसेट नहीं है, तो वो जो हम लोग जब भी लोन लेते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ देते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी हम लोग कुछ ना कुछ देते हैं, ठीक है। आप कोई लैंड दे देंगे, कोई गोल्ड दे देंगे, या फिर आप पैसे दे देंगे, या फिर आप कुछ ना कुछ तो देंगे, या फिर आप घर दे देंगे अपना। तो सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। लेकिन जो बहुत गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके पास सिक्योरिटी देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो कैसे लोन लेंगे। तो इसके लिए क्या बनाया गया कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं सब मिल के कुछ मनी को इकट्ठा करेंगे और वो एक फंड रेडी हो जाएगा, ठीक है। और जब वो फंड रेडी होगा तो उस फंड से जिसको भी, जो भी नीडी पीपल है, जिनको भी ज़रूरत है, वो उससे लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या, ये छोटे छोटे ग्रुप मतलब एक छोटा ग्रुप बनेगा 40, 50, 100 आदमी का, उसमें सब लोग पैसे इकट्ठे करेंगे, उसमें एक फंड रेडी होगा, उस फंड से जो भी ज़रूरतमंद है वो उससे लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्पेशली बना वुमेन के लिए और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, ठीक है, उनके लिए ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, ठीक है, ताकि वो लोग भी पैसे लोन ले सके, ठीक है। तो ये कुछ आपके इंस्टीट्यूशनल सोर्स थे रूरल क्रेडिट के। रूरल मतलब अगर किसी को रूरल एरियाज में क्रेडिट चाहिए एग्रीकल्चर के लिए, किसी एग्रीकल्चर के लिए, तो वो इस नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स और इंस्टीट्यूशनल सोर्स से ले सकते हैं रूरल क्रेडिट, ठीक है, क्रेडिट ले सकते, उधार ले सकते हैं। इसके अलावा जब एग्रीकल्चर में नाबार्ड से ये रीजनल रूरल बैंक से इधर से क्रेडिट तो मिलने लगा, उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम ये आई कि जो गांव का जो फसल है, जो भी रूरल एरियाज में जो भी फसल उग रहे, वो सारे गांव पे स्टॉक रखने का, वेयर हाउस करने का उतना फैसिलिटी नहीं था, और उसका मार्केटिंग कैसे किया जाए।
अगर फसल को सही समय पे उनका स्टॉक अच्छे से ना रखा जाए, वेयर हाउस ना किया जाए, उसको मार्केट तक ना पहुंचाया जाए, तो वो जो फसल होता था वो खराब हो जाता था, डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो उसको मार्केट तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। तो इसके बाद फिर एक टर्म आया एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो फसल है वो आपका गांव से शहर तक कैसे जाए, गांव से मार्केट तक कैसे जाए। तो इसके लिए देखिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या, मूविंग एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम दी फार्म टू कंज्यूमर, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो फार्म से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचे, ठीक है। तो ये पहुंचना, क्योंकि किसान लोग के पास उतना नॉलेज नहीं था कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक लेके जाए या फिर अपने विलेज से किसी टाउन तक या फिर कहीं कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए। तो उनका जो जो भी फसल उगाते थे वो उनका खराब हो जाता था, उनका बेकार हो जाता था। उसके लिए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग आया, ठीक है, जहाँ पे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे वो फार्म से कंज्यूमर तक गए। जैसे इसमें बहुत सारे मैंने लिखे हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा रेगुलेशन ऑफ मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ मार्केट में। एक है किसान, दूसरा है जो सरकारी प्रतिनिधित्व होते हैं वो, और तीसरा है व्यापारी, ठीक है। तो जो सरकारी प्रतिनिधि है, व्यापारी और किसान, तीनों साथ मिलके काम करते हैं और उसके बाद फिर किसान को ये सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें उनकी फसल के बदले सही दाम मिले, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलेशन ऑफ मार्केट। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी, ये क्या होता है, तो देखिए कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटी, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो मार्केट है, मतलब कि यहाँ पे जो बहुत सारे किसान एक साथ मिलके अपने फसल को बेचते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उन्हें कलेक्टिव बार्गेनिंग मिलता है, तो इससे किसान को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसके बाद था वेयर हाउसिंग फैसिलिटी हो गया, मतलब कि किसान के पास वेयर हाउस मतलब स्टॉक रखने का फैसिलिटी नहीं था, अब उन्हें स्टॉक रखने का फैसिलिटी मिलने लगा, पीडीएस मिलने लगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिलने लगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो गया। इसके अलावा क्या था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एक सरकार क्या करती थी, किसान को एक प्राइस निर्धारित कर देती थी, किसान के जो भी फसल है उसके लिए एक प्राइस निर्धारित कर देती थी। उससे क्या होता था कि किसान को किसी भी सिचुएशन में उन्हें नुकसान नहीं होने देती थी। तो उनके लिए फसल का एक जो भी फसल उगती थी उसका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक मिनिमम प्राइस सुनिश्चित करती थी, एक निर्धारित प्राइस को एक मिनिमम प्राइस सुनिश्चित कर, जिससे क्या होता था किसान को अपनी फसल के बदले में कोई भी नुकसान नहीं झेलना पड़ता था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि गवर्नमेंट ने लिया था इम्प्रूव करने के लिए मार्केटिंग सिस्टम को, ठीक है। क्या है, डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ठीक है। तो सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे अगर रूरल पॉपुलेशन अगर डिपेंडेंट होगी तो उनका कितना डेवलपमेंट होगा। उन्हें डेवलपमेंट के लिए बहुत उनको अलग अलग जगह और भी काम करना चाहिए, जिससे कि एग्रीकल्चर के अलावा, ठीक है, एग्रीकल्चर के अलावा उन्हें और भी काम करना चाहिए जिससे कि उनका ज़्यादा डेवलपमेंट हो, ठीक है। सिर्फ एग्रीकल्चर से उनका गुजारा नहीं चलने वाला। तो एग्रीकल्चर के अलावा अगर हम बोले कि वो क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो करना है, साथ साथ हम कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें दो है, ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर ऑफ प्रोडक्ट एक्टिविटी। तो वो अगर सिंपल खेती करेंगे तो बारिश हो गई या फिर अगर कोई दूसरा कारण से भी उनका काफ़ी लॉस हो सकता है, इसमें काफ़ी रिस्क है, तो उन्हें थोड़ा सा चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे, जैसे कि एक खेत है, ठीक है, यहाँ पे गेहूं की फसल उगती है, ठीक है, गेहूं उगती है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही फसल उगती है गेहूं, या बोल सकते हैं वीट, यहाँ पे एक जमीन है, यहाँ पे सिर्फ एक ही फसल उगाते हैं गेहूं या वीट, ठीक है, दोनों सेम है। तो
वो चाहे तो यहाँ पे वीट के अलावा यहाँ पे वो दाल भी लगा सकते हैं, दालें भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वो 2 तरह के क्रॉप लगा रहे हैं, एक वीट लगा रहे हैं, एक पल्स लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि रिस्क कम हो जाएगा लॉस होने की, ठीक है, लॉस होने का रिस्क कम हो गया। और इस मल्टीपल क्रॉप लगाने से उन्हें काफ़ी फायदा होगा। तो इस तरीके से वो क्या कर सकते, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते क्रॉप प्रोडक्शन में, रिस्क को कम करने के लिए, ठीक है। तो देखिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, रेफर्स टू अ सिस्टम, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सिस्टम, ठीक है, सिस्टम ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। मल्टीपल, मोनोक्रॉपिंग के जगह पे उन्हें मल्टीपल क्रॉपिंग है। मोनोक्रॉपिंग क्या होता है, मोनो स्टैंड फॉर सिंगल, मोनो मतलब सिंगल क्रॉपिंग के जगह पे वो मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते, जिससे कि नुकसान होने का रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्टिविटी, मतलब कि प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है, बोल सकते हैं। जैसे कि वो सिर्फ एग्रीकल्चर करते हैं, सिर्फ खेती पे डिपेंडेंट है, कभी फसल अच्छी उगती है, कभी अच्छी नहीं, जितना सोचते, जितना एक्सपेक्टेशन रखे उतना बढ़िया नहीं होता है, ठीक है। तो वो खेती एग्रीकल्चर के अलावा वो और भी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि वो क्रॉप फार्मिंग से वो चाहे तो नॉन क्रॉप एरियाज में भी काम कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, जैसे कि पशुपालन बोलते हैं, इसे गाय रखना, भैंस रखना, जिससे दूध आएगा, जिससे कि उन्हें काफ़ी फायदा होगा, उससे भी बेच के उन्हें फायदा हो सकता है। और बहुत जगह पे डेयरी फार्म लगे हुए जहाँ पे मिल्क को पैकेज करके, ठीक है, उसको शहरों में बेचा जाता है, जिससे कि उन्हें प्रॉफिट होगा। इसके अलावा फिशरी कर सकते हैं, मतलब मछली पालन, ठीक है, मछली पालन कर सकते हैं। इसके अलावा वो हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, जिसमें कि वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर्स तीनों इसमें आते हैं, ठीक है। और कॉटेज हाउस होल्ड इंडस्ट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डाइवर्सिफिकेशन होगा प्रोडक्शन की तरफ, मतलब कि एग्रीकल्चर के अलावा वो ये क्रॉप फार्मिंग के अलावा वो नॉन फार्मिंग की तरफ वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर उन्हें अपना ग्रोथ करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, वो अपना डेवलपमेंट के लिए वो क्रॉप से वो नॉन फार्मिंग की तरफ भी जा सकते हैं, जिसमें उनके पास ऑप्शन है पशुपालन का, मछली फिशरीज का, फिर कॉटेज का, ठीक है। तो बहुत सारे उनके पास ऑप्शंस हैं। अब देखते हैं, फार्मिंग तो हम लोग करते हैं, लेकिन क्या होता है कि आजकल मतलब बहुत ज़्यादा ही उसमें ऐसे फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं जिससे कि बहुत नुकसान होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, जिससे कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि एक ऐसा डेवलपमेंट जहाँ पे हम लोग, जो हमारे प्रेजेंट जनरेशन है, उनकी जितनी ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाए, साथ साथ क्या हो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग कुछ सेव भी कर पाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट मेंटेन्स द enhances and restore the ecological balance, ठीक है। तो यहाँ पे खेती की जाती है इकोलॉजिकल बैलेंस के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी इकोनॉमी को, अपनी जो मतलब अपनी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रख के, फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रख के, अपनी लैंड की जो उपजाऊ शक्ति है वो मतलब वो खराब ना हो, उसकी फर्टिलिटी बनाए रखते हुए फार्मिंग की जाती है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं, गोबर जो हमारे यहाँ पे है, बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं। इसके फायदे हैं, ठीक है, इसके ये फायदे हैं कि ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जो आपका नेचुरल फर्टिलाइजर है, नेचुरल तरीके से अगर हम लोग खेती करेंगे, इससे कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंटेन होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नेचुरल तरीके से खेती करते हैं। इसके फायदे ये है कि ये जो नेचुरल खाद होता है, गोबर वगैरह, ये सब इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, साथ ही ये जनरेट करता है इनकम। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस थे। तो आज हम लोग ने रूरल डेवलपमेंट देखा। रूरल डेवलपमेंट में हम लोग ने
बहुत सारी चीज़ें देखी है, रूरल क्रेडिट देखा है, ठीक है, गवर्नमेंट ने कैसे रोल प्ले किया वो हम लोग ने देखा। और हम लोग की फार्मिंग के अलावा डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा और भी रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो हम लोग ने देखा। तो ओवरऑल हम लोग ने आज रूरल डेवलपमेंट किया, जो कि क्लास 12 का एक चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक्स का। तो जो भी बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, जो भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रूरल डेवलपमेंट पढ़ते हैं, उन्हें आप ज़रूर शेयर करें, जो भी क्लास 12 के अपने फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, ताकि ये वीडियो सभी तक पहुँचे। और अब हम लोग मिलेंगे लिखनी वीडियो में।